दोस्तों नमस्कार। ITI टेक्निकल कोर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों नवोदय विद्यालय का आंसर की आ गई है। आंसर की कैसे डाउनलोड करना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है। आप उस वीडियो को देखकर अपना पेपर खुद डाउनलोड कर सकते हैं। जो आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर हो गया, तो आप सारी जानकारी उससे कोई भी पोस्ट के हो तो सभी को पेपर उसी लिंक से डाउनलोड होगा। जैसे मैं आपको लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन पे इसी वीडियो के, उसको देख लेना, या टेलीग्राम पे भी आप ट्रैक कर सकते हो। दोस्तों ये पेपर जो है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का है। ये जो सब्जेक्ट है पोस्ट इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, ये 8 मार्च 2022 को एग्ज़ाम डेट यानी टेस्ट डेट जो है, तो 8 मार्च को हुआ था ये पेपर। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की जो पोस्ट आई थी 8 मार्च को 2022 में पेपर हुआ था। ये शिफ्ट है 12 बजे का, यानी 12:30 बजे से जो पेपर चालू हुआ था उसी शिफ्ट का है। पोस्ट नेम भी देख लीजिए आप, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर। यानी नवोदय विद्यालय समिति में जो पेपर हुआ था 8 मार्च को, उसकी आंसर की यानी पेपर आ चुका है। आप लोग अपना पेपर ज़रूर मिला लेना। मैं आपको इसमें अभी टेक्निकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे उसी का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन क्या आया था। एक्चुअली पे एक क्वेश्चन पूछा क्या गया था। कुछ बच्चों का कहना ये भी है कि जो इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर पे प्लम्बर के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो उन बच्चों के साथ थोड़ा इंसाफ़ी हुई, क्योंकि वो अपना जैसे प्लम्बर ट्रेड से ITI किए थे तो उनका भी फॉर्म भरा लिया गया था, बट उनका फॉर्म उसमें से पेपर क्वेश्चन पूछा नहीं। तो उनके लिए बहुत कठिन पेपर रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का है, वो प्लम्बर का पढ़ाई किए रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं क्या सच में वही है। तो ये चैनल पे दोस्तों नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और दोस्तों ये इलेक्ट्रीशियन यानी प्लम्बर जो ट्रेड से पूछा गया था, देखते हैं इसमें से प्लम्बर के क्वेश्चन आए थे या नहीं। कुछ स्टूडेंटों का कहना था पेपर में प्लम्बर के ट्रेड से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। लास्ट तक ज़रूर देखना कि सच बात है या जो बच्चे कमेंट करके बोल रहे हैं वो सही है या गलत हो। यदि ऐसा हुआ तो उनके लिए बहुत गलत बात है, क्योंकि आप प्लम्बर से ट्रेड से ITI फॉर्म भरवा लिए थे, उनके लिए पेपर में क्वेश्चन एक भी नहीं डाले। चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर। जैसे बोल रहा है 10 एम्पियर का कार्टेज फ्यूज डैश डैश रंग के साथ रंग कोडित होता है। यानी जो हम लोग कार्टेज फ्यूज के लिए 10 एम्पियर का जो फ्यूज होता है, उसके लिए जो वायर का यूज करते हैं वो होता है रेड कलर का। इसका ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि इसका राइट आंसर 4 नंबर राइट एंड करेक्ट दिया गया है, और सही माना भी गया है कि लाल रंग फ्यूज के लिए फेज वायर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तुल्यकालिक मोटर पे यदि प्रतिकला यानी प्रत्येक फेज में आर्मेचर प्रतिरोध नगण्य है, यानी फेज में प्रतिरोध बिल्कुल नहीं है आर्मेचर के, तो आंतरिक जो कोण का डिग्री होगा वो होगा 90 डिग्री। इसका ऑप्शन नंबर राइट ए होगा। किसी का जिसका पेपर होगा वो 4 नंबर ऑप्शन किया था, यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग पेपर था, ये गलत हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है कोण। अगला क्वेश्चन है, नियॉन साइन लैंप में ट्यूब में नियॉन का दाब कितना होता है। यानी जो नियॉन साइड ट्यूब लैंप होती है उसमें जो नियॉन गैस जो भरी होती है उसका दबाव यानी टेम्परेचर कितना होता है। ये होता है 3 से 20 mm/Hg। राइट आंसर 4 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मोटर वॉशिंग मशीन में अत्यधिक उपयोग की जाने वाली मोटर है। यानी जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें कैपेसिटर स्टार्ट स्क्वेरल केज प्रेरण मोटर यूज किया जाता है। सच बात है। इसका राइट आंसर बी नंबर यानी दूसरा नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से DC मोटर को उपयोग बहुत कम होता है। यानी जो डिफरेंशियल कंपाउंड DC मोटर होता है उसको सबसे ज़्यादा यूज कम होता है। सबसे ज़्यादा DC शंट मोटर, सीरीज मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर, यानी यहाँ पे जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है वहाँ पे इसका यूज सबसे कम माना गया है। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक धारा संरक्षण के लिए चयनित फ्यूज में कितना फ्यूजिंग फैक्टर होता है। फ्यूजिंग फैक्टर दोस्तों कम से कम 1.1 से लेकर 1.4 तक होता है। तो इसका जो राइट आंसर माना गया है 1.4 फ्यूजिंग धारा अधिक, फ्यूजिंग में से अधिक, यानी 1.4 से अधिक का फ्यूजिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 1.1 से 1.4 तक होता है फ्यूजिंग फैक्टर है, फ्यूजिंग धारा की रेटिंग। यहाँ पे बोला है किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो सच बात है 1.4 से ज़्यादा इसकी रेटिंग नहीं होनी चाहिए फ्यूजिंग फैक्टर की। अगला क्वेश्चन है 29 इलेक्ट्रॉन वाले तांबे के परमाणु की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी 29 जो इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है DC शंट मोटर के लिए यदि आर्मेचर रिएक्शन या आर्मेचर प्रतिक्रिया उपेक्षित है तो बला गुण के प्रति आर्मेचर धारा विशेषताएं
मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा में होती है? अगला क्वेश्चन है, आईई के नियमों के अनुसार भवन में प्रयुक्त कम और मध्यम वोल्टेज लाइन का ऊर्ध्वाधर अंतराल यानी वर्टिकल क्लियरेंस कम से कम 2.5 मीटर होना चाहिए। वर्टिकल क्लियरेंस जो होता है आईएम नियम यानी इंडियन जो इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार पूछा गया है, भवन में प्रयुक्त कम और मध्यम वोल्टेज की लाइन के लिए ऊर्ध्वाधर अंतराल 2.5 मीटर से कम होना चाहिए। अगला है, उस संधारित्र की धारिता कितनी होगी जिसे 25 वोल्ट तक चार्ज करने के लिए 0.5 कूलाम की आवश्यकता होती है? वो होता है 0.02 फेरेड। अगला क्वेश्चन है, किसी 6 ध्रुव 50-60 कला प्रेरण मोटर की सर्पण गति स्लिप स्पीड 40 आरपीएम है तो प्रतिशत सर्पण एक जांच कीजिए। इसका होगा 1.4%। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी ए वाली आग के लिए अत्यधिक प्रभावी शामक कर्मक कौन सा है? ये होता है जल यानी वाटर, यानी जो क्लास ए प्रकार की आग होती है उसको बुझाने के लिए सबसे ज़्यादा जल का ही यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एडिशनल स्क्रू लैंप होल्डर वाट से क्षमता वाले लैंप के लिए अनुशासित है, यानी 200 वाट से अधिक और 300 वाट से कम क्षमता वाले के लिए यूज किया जाता है एडिशनल स्क्रू लैंप होल्डर। अगला क्वेश्चन है, निम्न चिन्ह का उपयोग किस डिवाइस के लिए किया जाता है? ये होता है ट्रैक, ये आपको जो सिंबल दिख रहा है ये होता है ट्रैक का होता है। अगला क्वेश्चन है, मृदु सोल्डर का गलनांक 300 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, यानी जो मृदु सोल्डर का गलनांक 300 डिग्री से नीचे के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है? निकिल आयरन सेल दोस्तों ये सेकेंडरी सेल है जिसको क्षारीय सेल भी बोलते हो। अगला क्वेश्चन है, छोटे यूनिवर्सल मोटर की दक्षता 20 से 30% के क्रम में होती है। अगला है, 1 एम्पियर घंटा बराबर 3600 कूलाम होता है, यानी 1 एम्पियर घंटा 3600 कूलाम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, स्क्वायरल के जो रोटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका जो राइट आंसर होगा, रोटर प्रतिरोध बहुत अधिक होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का। यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर आ रहा, रोटर प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। बाहरी प्रतिरोध सम्मिलित नहीं हो सकता, सच बात, हम बाहर से प्रतिरोध नहीं लगा सकते। एंड रिंग की मदद से रोटर चालकों को अस्थायी रूप से शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ये भी सही है। स्लिप रिंग और ब्रश असेंबली की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही बात है कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में किसी भी प्रकार की स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश की आवश्यकता नहीं होती। और ये जो है ये कथन गलत होता है कि प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, 4 पोल वाले अल्टरनेटर की 30 डिग्री यांत्रिक 60 डिग्री विद्युती के बराबर होती है, यानी जो मैकेनिकल है 30 डिग्री तो इलेक्ट्रिकल होगी 60 डिग्री विद्युती। अगला क्वेश्चन है, 50 हर्ट्ज आपूर्ति आवृत्ति पर संचालित 12 ध्रुव वाले अल्टरनेटर की तुल्यकालिक गति 500 आरपीएम होती है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रीशियन के टांके सोल्डर का सही संगठन क्या होता है? टिन 60% और लेड 40% का मिश्रण होता है जो इलेक्ट्रीशियन सोल्डरिंग के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकन वायर गेज AWG यानी अमेरिकन वायर गेज में तार के व्यास को मील में मापते हैं। सबको मालूम होना चाहिए, जो अमेरिका में जैसे अपने यहाँ SWG होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, उसी तरह अमेरिका में AWG होता है यानी अमेरिकन वायर गेज, उसमें तार के व्यास नापते हैं, मील में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि 200 फेरे टर्न वाली कुंडली में 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकत्व वाहक बल मैग्नेटिक मोटिव फोर्स एक जांच करिए, इसको होगा 400 टर्न। अगला है, SCR के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? धारक धारा हमेशा इसकी लैचिंग से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, किसी श्रेणी RLC परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति यानी रेजोनेंस आवृत्ति 1 मेगाहर्ट्ज है और बैंड बीट्स 20 kHz है, क्यू गुणांक एक जांच करिए, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर यानी 50, क्यू गुणांक 50 आएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी यूनिवर्सल मोटर की एक विशेषता नहीं है? यानी जो यूनिवर्सल मोटर की विशेषता ये है कि निम्न स्टार्टिंग बला गुण, ये विशेषता बिल्कुल नहीं है यूनिवर्सल मोटर की। अगला क्वेश्चन है, किसी सज्जा श्रेणी में 5 वोल्ट के लैंप का उपयोग किया जाता है। यदि आपूर्ति वोल्टेज 230 वोल्ट है तो श्रेणी में कितने लैंप की आवश्यकता होती है? इसकी राइट आंसर होगा 46 लैंप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य असत्य कथनों का निर्धारण कीजिए। पहला है, तुल्यकालिक मोटर में चाल नियंत्रण संभव नहीं होता। यानी जो सिंक्रोनस मोटर में स्पीड कंट्रोल की व्यवस्था नहीं होती, सही बात है। दूसरा है, सिंक्रोनस मोटर में पश्चगामी के साथ साथ अग्रगामी शक्ति गुणक पर भी परिचालित हो सकती है, सच बात है। यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों ऑप्शन इज ए राइट। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर की स्थिति पे आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर रिएक्शन के कारण मोटर की गति में वृद्धि होती है और बला गुण में कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न चिन्ह का उपयोग पैदल पार पथ के लिए किया जाता है। ये जो सिंबल है ये पैदल के लिए दिखा रहा है, आपको क्रॉसिंग दिखा रहा है रोड में, इसको जेब्रा क्रॉसिंग भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली यानी क्वाइल के प्रेरकत्व का वह लगभग मान एक जांच कीजिए जिससे कि इसमें 40 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति पर 628 ओम का प्रतिघात हो। इसका राइट आंसर होगा 2.5 मिली हेनरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य असत्य कथनों का निर्धारण कीजिए। पहला है, तांबे की चालकता एल्युमिनियम की चालकता से बेहतर होती है, सत्य है। और एल्युमिनियम का घनत्व तांबे के घनत्व से अधिक होता है, यानी जो एल्युमिनियम का डेंसिटी होती है कापर की डेंसिटी से अच्छा होता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका दोनों सत्य, एक सत्य होगा एक असत्य होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्ध प्रत्यक्ष प्रकार के अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश की स्थिति में अधोमुखी दिशा में निर्गत प्रकाश की मात्रा 10% से 40% तक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत इस्त्री के अपर्याप्त तापन का कारण नहीं हो सकता? विपरीत फ्यूज, ओपन फ्यूज, यानी खुला फ्यूज। ओपन यदि फ्यूज हो जाता है तो हमारा हीटर बिल्कुल या प्रेस बिल्कुल काम नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, रीड रिले की स्थिति पे स्पर्श प्रतिरोध को न्यूनतम रखने के लिए स्पर्श या तो सोना या फिर रोडियम के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रेरण परिपथ में 6 ओम का प्रतिरोध है जिसमें 8 ओम प्रतिघात वाला प्रेरकत्व है। परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करिए। प्रतिबाधा आएगी 10 ओम। अगला क्वेश्चन है, निम्न चिन्ह का उपयोग किस प्रकार के यंत्र के लिए किया जाता है? ये होगा चल लौ, मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल में PbO2 के पेस्ट का उपयोग पाउडर प्लेट्स में सक्रिय पदार्थ के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का एक उदाहरण है? विद्युत लैंप। अगला क्वेश्चन है, दर्पण तुला मिरर स्केल की सहायता से मापक यंत्रों में किस प्रकार की त्रुटि को दूर किया जा सकता है? ये होगा लंबन त्रुटि, पैरेलैक्स एरर। अगला क्वेश्चन है, सलायमय भूमि में जब पाइप इलेक्ट्रोड को झुका कर गाड़ा जाता है तो ऊर्ध्वाधर से झुकाव अनित 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस डिवाइस का विश्लेषण 2 प्रति समानांतर SCR के संयोजन के रूप में किया जा सकता है? ये होगा ट्राइस। अगला क्वेश्चन है, निम्न परिपथ में कुल प्रेरकत्व ज्ञात करिए। सबको मालूम होगा 1.25 मिली हेनरी इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के लिए कानों के बीच आंतरिक प्रतिरोध 100 ओम होता है। अगला क्वेश्चन है, ये सर्किट दी गई है, सर्किट को आपको पढ़ना है। इसका राइट आंसर यहाँ पे दी गई व्यवस्था अग्र पिच फ्रंट पिच बिंदु के लिए D और E नंबर सही है। अब यहाँ पे आपको सर्किट समझना पड़ेगा। उसी सर्किट से दूसरा पूछ लिया कि ये सर्किट आपको दिख रही है, कौन सा कुंडली वाइंडिंग एक प्रकार का है? ये होगा प्रतिगामी
रेट्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग। अगला है, ये सर्किट आपको दिख रही है, सर्किट में तरंग कुंडलन वेव बाइंडिंग 4 ध्रुव पोल मशीन के लिए निम्न में से कौन सी चालक की मान संख्या है? ये होगा Z बराबर 30। अगला क्वेश्चन है, ये यहाँ पे सर्किट दिख रही है, तरंग कुंडली वेव बाइंडिंग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा औसत पिच यानी एवरेज पिच समपूर्णांक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ सर्किट दी गई है, औसत एवरेज पिच को के रूप में व्यक्त किया जाता है, ये सर्किट है। दोस्तों 50 क्वेश्चन ही पूछा गया था और यहाँ पे आते हैं 51 नंबर। 51 नंबर में भी यही पूछा है, एसी आपूर्ति के ऋणात्मक अर्ध चक्र के दौरान कौन से डायोड चलित होंगे? इसको ऑप्शन D4 और D2, क्योंकि यहाँ पे सर्किट दी गई है, ये देखिए। फिर आता है, ये सर्किट आपको दी गई है, इस सर्किट में प्रत्येक डायोड की PIV रेटिंग कितनी होगी? पीक इन्वर्स जो वोल्टेज की रेटिंग होती है, ऑप्शन नंबर 2 दिखा रहा है, यानी 39.3 वोल्ट रेटिंग होगी। अगला क्वेश्चन है, ये सर्किट दिख रही है, इस सर्किट में दिए गए आरेख में दर्शाया गया परिपथ रेक्टिफायर होगा, यानी दृष्टिकारी। यहाँ पे भी आपको एक सर्किट दिख रही है, इस सर्किट का सॉल्यूशन करना है। जैसे शिखर पीक आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? 38.6 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, ये सर्किट दिख रही है, यदि चारों डायोड की स्थिति को उत्क्रमित कर दिया जाए तो क्या होगा? इसका राइट आंसर दिखा रहा है, आउटपुट वोल्टेज की ध्रुवता उत्क्रमित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यह ट्रांसफार्मर के सर्किट डायग्राम है, इसमें आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर Z बराबर 0 यानी ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है। और इस वाले सर्किट का ऑप्शन दूसरा नंबर सही बता रहा है, इस वाले सर्किट का ऑप्शन चौथा नंबर बता रहा है, इस वाले सर्किट का ऑप्शन फर्स्ट नंबर ऑप्शन बता रहा है, इस वाले सर्किट का ऑप्शन फोर्थ नंबर बता रहा है। 60 क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, बट 60 क्वेश्चन में से एक भी प्लम्बर के स्टूडेंट के नहीं, प्लम्बर ट्रेड से क्वेश्चन नहीं पूछा। इसीलिए प्लम्बर के स्टूडेंटों परेशान हैं कि जो नवोदय विद्यालय पे एग्जाम हुआ तो प्लम्बर के ट्रेड से फॉर्म क्यों भरा, 1000 रुपये फीस क्यों लिया था, जब आपको प्लम्बर से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर देना ही नहीं था। ये देखो गलत बात है, पेपर मैंने पूरा देख लिया, सच बात है, पेपर में एक भी प्लम्बर के क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, नाइंसाफ़ी है भाई।